हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ बिल्कुल एक ब्रांड न्यू सीरीज़ जो है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, बीएससी के लेक्चर्स में शुरू करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ईयर से शुरू कर रहे हैं हम। अभी जो मैंने फ़िलहाल सिलेबस उठाया है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का है। वैसे तो ज़्यादातर सभी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस लगभग सेम ही होता है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम का सेकंड पेपर अभी मैंने उठाया है अपनी इस सीरीज में। और सेकंड पेपर जो है हमारा वो है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक, तो एक बार इस कोर्स का पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को कि इस पेपर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। और फिर आज हम स्टार्ट कर देंगे अपना लेक्चर 1। और डेली मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, बने रहे मेरे साथ। अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको आज की इस वीडियो से। तो पहले एक कोर्स का ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूँ। तो दोस्तों, हमारे पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में इस पेपर में टोटल 4 यूनिट्स हैं। ठीक है, टोटल कितनी यूनिट्स हैं भाई? 4 यूनिट्स। जो फर्स्ट यूनिट है वो है हमारी वेक्टर बैकग्राउंड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाम से ही पता लग रहा है बच्चों, इसमें हम पहले तो वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब वेक्टर से रिलेटेड सभी बेसिक टर्म्स को क्लियर करेंगे। डाइवर्जेंस क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, कर्ल क्या होता है, उनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये सब हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आती है हमारी सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट जो है वो है हमारी मैग्नेटिज्म। तो यहाँ भी क्लियर हो रहा है भाई, मैग्नेटिक फील्ड की बात होने वाली है। फिर आ जाती है बच्चों हमारे पास थर्ड यूनिट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यहाँ भी क्लियर हो रहा है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। फिर उसके बाद फोर्थ यूनिट है दोस्तों हमारी इस पेपर की एसी एनालिसिस। मतलब इसमें हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने ट्वेल्थ में भी पढ़ा है, जैसे एसी थ्रू इंडक्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर, लेकिन थोड़ा सा अलग वे में। इसको हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या कह लो कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, एक नए तरीके में, नई फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग पेपर को। तो आज का जो लेक्चर 1 है ये बिल्कुल बेसिक होने वाला है। आज हम वेक्टर्स, जो हमने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ा है, वेक्टर के बारे में बच्चों हमने 11th क्लास में बहुत कुछ पढ़ा है, तो वही आज हम एक ओवरव्यू लेने वाले हैं। बेसिकली आज की जो क्लास है वो आप कह सकते हो कि एक ब्रिज कोर्स होने वाली है। हम रिवीजन करने वाले हैं जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। क्लास 11th में जो पढ़ा है वही आज मैं रिवाइज करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, प्लस वन में पढ़ा था ना, अगर याद हो। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है कि एक ऐसी टर्म जिसके थ्रू हम फिजिक्स के रूल्स को, लॉज को एक्सप्लेन कर सकें, उसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब दोस्तों, फिर हमने ये भी पढ़ा था प्लस वन में कि फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होती है हमारी स्केलर क्वांटिटीज और एक होती है हमारे वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं भाई? द क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, उन्हें हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया स्केलर क्वांटिटी का? जैसे कि डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है बच्चों? एक स्केलर क्वांटिटी है। टाइम, टाइम भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरह से बहुत से एग्जांपल है। मास, वॉल्यूम, ये सब स्केलर क्वांटिटीज है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है भाई? जिसके पास दोनों हो, विच है बोथ मैग्नीट्यूड, मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, कुछ ना कुछ वैल्यू हो जिसकी, एंड डायरेक्शन भी हो, उसे हम बोलते हैं भाई वेक्टर। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल क्या हो गए? जैसे कि वेलोसिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बच्चों। फोर्स, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब बच्चों, वेक्टर्स के पास डायरेक्शन भी होती है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ बेसिक सा। अब अगर मैं कोई, मान लिया ये कोई गाड़ी है, ठीक है, ये कोई गाड़ी है, ये गाड़ी चल रही है भाई, कितनी स्पीड से? 40 की स्पीड से जा रही है, मान लिया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक, तो अगर कोई मेरे से इसकी स्पीड पूछता है तो मैं सिंपल बोल दूंगा कि इसकी स्पीड है जी 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर कोई मेरे से इसकी स्पीड की बजाय वेलोसिटी पूछ ले, तो वेलोसिटी में
मैं मैग्नीट्यूड तो बोल लूंगा ही 40 किलोमीटर पर आवर, तो हमें पता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ मैं इसकी डायरेक्शन भी बताऊंगा। मान लिया ये गाड़ी किस डायरेक्शन में जा रही है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। मतलब यहाँ पे डायरेक्शन भी मैटर करती है बच्चों, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। क्लियर है जी? ये तो एक बेसिक सा डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। और इस चैप्टर में दोस्तों हम बेसिकली वेक्टर्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको मैं बता देता हूँ कि भाई वेक्टर को बेसिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। तो दोस्तों वेक्टर जैसा कि आपने प्लस में पढ़ा है, वेक्टर को सिंपली एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे ये जो एरो है ये वेक्टर की डायरेक्शन दिखाती है, और जो इस एरो की लेंथ है, ये जो लेंथ है ये इसका मैग्नीट्यूड दिखाती है। जैसे मान लिया मेरे पास एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, दोनों की डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड कम ज्यादा है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो ये लेंथ है इस केस में ये लेंथ कम है, इस केस में लेंथ ज्यादा है, ठीक है। तो एक वेक्टर को कुछ इसी तरह से ही रिप्रेजेंट किया जाता है एक एरो से, जिसमें जो एरो की लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है और एरो क्या दिखाती है, उसकी डायरेक्शन दिखाती है। जो आगे वाला पोर्शन है इसे बच्चों क्या कहा जाता है, वेक्टर का हेड, और पीछे वाले पोर्शन को वेक्टर का टेल बोला जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनको अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लिया फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मैं इसका सिंबल डाल लूंगा एफ और उसके ऊपर इस तरह का एरो का निशान डाल दूंगा, तो ये मेरी एक वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल बन गया, ठीक है ना। तो अगर मुझे फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, एफ के ऊपर ऐसे एरो खींच। सिमिलरली दोस्तों जो वेलोसिटी है अगर उसे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो उसको भी मैं इसी तरह से लिखूंगा, वी के ऊपर एरो डाल के। एक्सेलरेशन को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो मैं उसको भी ऐसे ही लिखूंगा, एक्सेलरेशन के ऊपर एरो डाल के। ठीक है जी, क्लियर है। तो इस तरह से मैं एरोज के थ्रू जो है किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो किसी भी वेक्टर को बच्चों ऐसे जो है रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब करते हैं इसके बाद की बात नेक्स्ट, ठीक है ना। अब मैं आपको वेक्टर्स के टाइप्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कितने टाइप के वेक्टर होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है काइंड ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आता है काइंड ऑफ वेक्टर्स के वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। तो देखो, तो सबसे पहले नंबर पे बच्चों हमारे पास आता है इक्वल वेक्टर्स। क्या आता है, इक्वल वेक्टर्स। तो बच्चों इक्वल वेक्टर नाम से ही क्लियर हो रहा है, इक्वल वेक्टर्स क्या है, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। जैसे देखो एक वेक्टर मैंने ये लिया ए और एक वेक्टर मैंने ये लिया बी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, देखो लेंथ सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो तो वो क्या कहलाते हैं भाई, इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट जो है नेगेटिव वेक्टर्स। तो नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं भाई, कि ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के अपोजिट हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स। मतलब जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। जैसे देखो एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर ये है। अगर आप ध्यान से देखो तो इन वेक्टर्स की बच्चों मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए ये वेक्टर्स एक दूसरे के कैसे वेक्टर्स हैं, नेगेटिव वेक्टर। अगर ये मेरा ए वेक्टर है तो ये क्या होगा, माइनस ए वेक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि इनकी डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। इसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे आ जाता है यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, क्या आ जाता है, यूनिट वेक्टर्स, या कह लो सिंपली यूनिट
वेक्टर, ये थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई, कि कोई वेक्टर है, मान लिया ए, इसका यूनिट वेक्टर मुझे निकालना है, तो कैसे निकलेगा कि किसी भी वेक्टर का अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकलता है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, उसके मैग्नीट्यूड से, तो हमें क्या मिल जाता है, यूनिट वेक्टर मिल जाता है। ठीक है, जैसे मान लिया ये कोई वेक्टर था ए, मुझे इसका यूनिट वेक्टर चाहिए था, तो यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बच्चों, ऐसे वेक्टर ए डाल के ऊपर कैप, तो यूनिट वेक्टर का सिंबल है। इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड मतलब इसकी वैल्यू से अगर डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो यूनिट वेक्टर की खासियत क्या होती है बच्चों, कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है, मतलब मैग्नीट्यूड जो है यूनिट वेक्टर का वो 1 होता है, इट इज यूनिटी। ठीक है, तो ये थे सिंपल से कुछ टाइप वेक्टर के जो मैंने आप लोगों को बताए। इसके बाद हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है बेसिक सा, वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ नंबर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। कौन से नंबर की बात हो रही है भाई, यहाँ पे एक स्केलर नंबर की बात हो रही है। ठीक, तो अगर मैं किसी वेक्टर को बच्चों किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो होगा क्या, उसका मैग्नीट्यूड उतने ही टाइम्स बढ़ जाएगा। जैसे मान लिया देखो ये कोई वेक्टर है मेरे पास ए, अगर इस वेक्टर को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे जो नया वेक्टर मिलेगा ना 2a, उसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर से क्या होगा अभी, डबल। सिमिलरली अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका ट्रिपल होगा। ठीक है, और अगर मैं इसको 3 की बजाय -3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो 3 टाइम्स होगा लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो अगर हम किसी भी वेक्टर से किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड उतने ही टाइम्स बढ़ जाता है। अगर वो स्केलर नंबर प्लस में है तो डायरेक्शन वही रहेगी, माइनस में है तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तो सिंपल है दोस्तों, कि अगर मैं किसी भी वेक्टर को किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका जो मैग्नीट्यूड है उतने टाइम्स बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर p है, अगर इसको मैं किसी स्केलर m से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका मैग्नीट्यूड पहले वाले मैग्नीट्यूड का m टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक है। इसके बाद दोस्तों अब हमने ये बात की मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय नंबर, अब हम बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, कि कैसे हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है। तो वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है भाई, और वेक्टर्स को स्केलर्स की तरह ऐड नहीं किया जाता, वैसे तो ये +1 में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक, तो ऐड कैसे करते हैं वेक्टर्स को, इसके कुछ रूल्स हैं, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि आपने फर्स्ट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ी होगी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये सब आपने +1 क्लास में पढ़ा हुआ है। ये जस्ट आप लोगों को रिवाइज करवाया जा रहा है ताकि आगे के टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलती है बच्चों, कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, कि मान लिया एक वेक्टर ये है ए, और एक कोई वेक्टर है ये, दिस इज वेक्टर बी, और इन दो वेक्टर्स को भाई इस तरह से अरेंज किया गया है, ये जो दो वेक्टर्स हैं इनको इस तरह से अरेंज किया गया है कि ये एक ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये एक ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सच दैट कि ये वेक्टर्स कैसे कनेक्टेड हैं आपस में, सेम ऑर्डर में। कैसे कनेक्टेड हैं ये आपस में भाई, सेम ऑर्डर में कनेक्टेड है। ठीक है, सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है भाई, कि सेम ऑर्डर में कनेक्टेड है, इसका क्या मतलब है कि इस वेक्टर का जो हेड है वो दूसरे वेक्टर की टेल से जुड़ा हुआ है। तो उस टाइम पे, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा, मतलब इनको ऐड करने से जो नंबर आएगा, जो वेक्टर आएगा नया, वो क्या होगा, इसी ट्रायंगल की थर्ड साइड, इसी ट्रायंगल की थर्ड साइड, मतलब इन वेक्टर्स को ऐड करने से जो नया वेक्टर आएगा,
it will be represented by the third side of this triangle taken in opposite order। ठीक है, कैसे लेंगे इसको, अपोजिट ऑर्डर में लेंगे, क्योंकि जो थर्ड साइड है भाई कैसे ली जाएगी, अपोजिट ऑर्डर में ली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप सबको समझ में आ गई। ठीक है ना, कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, इस तरह से अरेंज है कि एक ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं टेकन इन सेम ऑर्डर। उस टाइम पे इस ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होगी इट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स ए एंड, तो ये आपकी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। इसके बाद बच्चों आपके पास आती है सेकंड लॉ, जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो भाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलती है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलती है बच्चों कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और वो एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से कि मान लें ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है हमारा बी, इनका ओरिजिन सेम है, ये एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो ये एक पैरेललोग्राम बन रही है ना, तो ये दो वेक्टर्स इस पैरेललोग्राम की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस टाइम पे जो इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा, मतलब इन दो वेक्टर्स को जोड़ने से जो नया वेक्टर बनेगा, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो इसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई थिंक सबको समझ में आ गया। ठीक है, कि ये जो दो वेक्टर्स हैं इस तरह से अरेंज किए गए हैं कि ये एक पैरेललोग्राम की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एडजेसेंट, तो उस टाइम पे इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा इट विल रिप्रेजेंट देयर एडिशन ए प्लस बी। तो ये है आपकी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, दूसरा दोस्तों, ये जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा इन दो वेक्टर्स को जोड़ने से, उसका मैग्नीट्यूड भी आपको पता है कैसे निकलता है दोनों केसेस में। जैसे पहले केस में हमें जो ये रिजल्टेंट मिला, मान लिया r इज इक्वल टू ए प्लस बी, और मान लिया ये जो मेरा वेक्टर ए है और वेक्टर बी है इसके बीच में कितना एंगल है भाई, थीटा। तो आपने प्लस वन में पढ़ा होगा कि जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, अंडर द रूट ऑफ वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन देम। ये भी आपको याद रखना है, ये प्लस वन में हमने पढ़ा है। सेम चीज यहाँ भी लागू होगी। मान ली इन दो वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है भाई, थीटा। तो इनका जो ये रिजल्टेंट आ रहा है आर, ये जो रिजल्टेंट आर हमें मिल रहा है जो ए प्लस बी है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है भाई, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड प्लस 2ab cos थीटा, ये होने वाला है। ठीक है, इनका रिजल्टेंट। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही हो। इसी तरह से दोस्तों हमारे पास थर्ड लॉ भी आती है वेक्टर एडिशन की, जो है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो भाई पॉलीगन लॉ जो है वो बहुत सारे वेक्टर्स पे लागू होती है। ये बोलते हैं कि अगर बहुत सारे वेक्टर्स को इस तरह से अरेंज किया जाए कि वो एक पॉलीगन की साइड्स को रिप्रेजेंट करें टेकन इन सेम ऑर्डर, जैसे एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ऐसे सपोज ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, तो उस टाइम पे इस पॉलीगन की जो लास्ट साइड होगी और उस साइड को हम कैसे लेंगे, अपोजिट ऑर्डर में। तो ये जो लास्ट साइड होगी ना इस पॉलीगन, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी भाई, इन सब के एडिशन को। मतलब ये किसके इक्वल होगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये हमारी क्या है बच्चों, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब जो हमने अभी तक पढ़ा इसमें वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ लॉज हैं, वो हम अब डिस्कस कर लेते हैं। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे जो है हम लोग और भी बहुत से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इससे आगे हम वेक्टर्स की प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम इसको खत्म करते हैं यहाँ पे। लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, नेक्स्ट टॉपिक, लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है,
तो क्या क्या लॉज है भाई? पहली लॉ क्या है, देखो कि मान लिया हमारे पास 3 वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। इनके ऊपर मैं ये लॉज को एक्सप्लेन करूंगा। पहली लॉ क्या है भाई कि जो एडिशन है ना वेक्टर्स की, वो कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है। मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन का मतलब है कि अगर हम वेक्टर ए को वेक्टर बी में जोड़ते हैं, मतलब ए प्लस बी हमेशा इक्वल होगा किसके? बी प्लस ए के। चाहे ए को बी में जोड़ लो, चाहे बी को ए में जोड़ लो, एक ही बात है। ठीक है, फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ दोस्तों क्या है? एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। भाई एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन क्या है कि अगर हम 3 वेक्टर लें, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, मतलब पहले बी और सी को जोड़े और फिर जो आए उसको ए में जोड़े, तो ये हमेशा इक्वल होगा कि अगर मैं पहले ए और बी को जोड़ लूँ और फिर जो आए उसको सारे को सी में जोड़ लूँ, तो इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। ठीक है, समझ रहे हो ना? पहले बी और सी को जोड़ा, जो आया उसको ए में जोड़ा, वो इक्वल होगा कि पहले अगर हम ए और बी को जोड़ लेते फिर बाद में जो आया उसको सी में जोड़ लेते। ठीक है, फिर इसी तरह से हमारे पास आती है एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसमें आता है भाई हमारे पास कि अगर मान लिया मेरे पास एक वेक्टर था ए, उसको मैंने पहले n से मल्टीप्लाई किया, फिर जो आया उसको m से मल्टीप्लाई किया, ऐसे कर लूँ। चाहे मैं इस पूरे वेक्टर को mn से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लूँ, वो एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर पे बच्चों हमारे पास आती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या आती है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलती है बच्चा पार्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलती है कि अगर मेरे पास m प्लस n को मैंने a से मल्टीप्लाई किया, देन इट विल बी इक्वल टू m ए प्लस एन ए। ठीक है, या अगर मैंने m को वेक्टर a प्लस वेक्टर b से मल्टीप्लाई किया, देन इट विल बी इक्वल टू एम ए प्लस एम बी। तो ये कुछ लॉज हैं जिनको वेक्टर एडिशन के फॉर्मूलों में जो है यूज किया जाता है। ये लॉज ओबे होती हैं वेक्टर एडिशन के अंदर। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। नेक्स्ट लेक्चर में बता देता हूँ हम क्या पढ़ेंगे इन फ्यूचर। इन लेक्चर 2 हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये हम सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे। इसी तरह से हम इसी तरह से बच्चों हम वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को भी समझेंगे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं किसी भी वेक्टर के। ये हमारा सेकंड लेक्चर का डाटा होगा। तो आज अभी पहले फर्स्ट लेक्चर को आप लोगों ने एंजॉय किया, खूब सारा प्यार दें ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं आप लोगों के लिए और वीडियोस लाने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।